21st सेंचुरी और हाईटेक वर्ल्ड ने लोगों के नज़रिए को बदला है, सोच को बदला है, लोगों का अंदाज से बयां बदला है और जीने का अंदाज बदला है। ऐसे ही हिंदुस्तान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति अप्लाई हो चुकी है। वो भी आज हम अपने दर्शकों तक उस बात को पहुंचाएंगे और उसके लिए आज हम पहुंचे हैं ज़िला मुजफ्फरनगर का सिसौली टाउन, जो महेंद्र सिंह टिकैत की जन्मभूमि है। वहीं पर एक स्कूल पढ़ता है, मूनलाइट पब्लिक स्कूल। और मूनलाइट पब्लिक स्कूल हम अपने दर्शकों को बता दें, इतना रेप्यूटेड स्कूल है क्योंकि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। सीधी सी बात है, काउंटलेस स्कूल से वो जुड़े हुए हैं और एजुकेशन को बहुत गहराई से जानते हैं। हमें बताया गया है कि ये है साइंस पार्क, इसी पार्क में शायद बैठे हुए हैं यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर और उन्हीं से बात करते हैं। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। आइए सर, आइए। सर थोड़ा सा परिचय। बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छा। मौसम भी बड़ा खूबसूरत हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है, कैमरा लगाइए चारों तरफ और कितना शानदार एक माहौल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह, ये साइंस पार्क है, इस पे भी कैमरा लगाइए। और पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि किसी स्कूल के अंदर पार्क भी साइंस पार्क बना दिया गया है। हालांकि बातें तो बहुत हैं मूनलाइट को लेकर भी, दूसरी सारी चीज़ों को लेकर भी, लेकिन सबसे अहम बात जो हम यहाँ करना चाहते हैं वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब तक जितने लोगों से बात हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमारा जो टीम है, जो हमारी और हमारा जो चैनल है, अब तक मुकम्मल सेटिस्फाइड नहीं है। तो आज उसी पर बात करेंगे। सर बताइए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और उसके एडवांटेजेस, उसके लाभ क्या मिले हैं नई जनरेशन। सर देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में आज से 15 साल पहले तक, सैकड़ों वर्षों तक से पहले से मैकाले की दी हुई शिक्षा पद्धति को हम जी रहे थे। पर उस एजुकेशन पॉलिसी का आधार जो था, केवल वह आधार उसका हमारे समाज से बच्चों को एक तोता रटन की तरह से तोते बनाए जा रहे थे। उससे नंबर हासिल किए जा रहे थे। टारगेट हमारे बच्चों को 33% नंबर ला करके पास होने का दे दिया गया। बड़ा छोटा सा टारगेट था और उसमें से भारतवर्ष के अंदर से केवल और केवल क्लर्क लोगों को निकालना था। उनका उद्देश्य कोई हमारे उसमें से IAS PCS बनाना नहीं था, अच्छे डॉक्टर हमारे भारतीय बने, इसका उद्देश्य उनका नहीं था। तो ऐसी शिक्षा पद्धति को, हमारा दुर्भाग्य तो बल्कि ये है कि हमारी सरकारों ने इतने लंबे समय तक, आज़ादी को लगभग 75 साल हो गए, उसके बावजूद भी इस विषय के ऊपर गंभीरता से कभी चिंतन मनन नहीं किया। कोई नई एजुकेशन पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग वो लेकर के नहीं आए। यानी कि मैकाले जो पॉलिसी थी वो एक गुलामी वाली पॉलिसी, अब तक उसी पर टिके हुए थे हम। उसी के ऊपर आज तक हम टिके हुए चले आ रहे थे और जिससे हमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। आज की डेट तक हमारे बच्चे उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे, जैसे कांग्रेस के ज़माने में एक CCE पैटर्न की एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया, उसके बावजूद उसका भी एक ऐसी वह बोझिल प्रणाली थी कि उससे भी हमारा भला नहीं हो सका। हमारे जो बच्चे रट्टू थे, वे रट्टू के रट्टू ही बच्चे रह गए। उस शिक्षा प्रणाली का भी हमारे ऊपर कोई ज़्यादा पॉजिटिव असर नहीं आया। अच्छा, जैसे मैं एक बार और अपने दर्शकों को बता दूं, CCE पैटर्न वाकई ही ये यूरोप का वो पैटर्न था जो यूरोप में फ्लॉप हो गया था, लेकिन इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया। और जितने भी पढ़े लिखे लोग, खासकर जो पेरेंट्स बड़े जागरूक हैं, वो जानते होंगे CCE पैटर्न क्या था, जिसमें एक एक बच्चे को फोकस किया जाना था, उसके सारे स्किल्स को फोकस किया जाना था, जो यहाँ पर पूरे तौर से फ्लॉप होता हुआ नज़र आया। अच्छा सर, ये बताइए कि थोड़ा सा खास पॉइंट, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, कि विशेष बेनिफिट्स क्या हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। इसमें देखो ये है कि आज हम बच्चों को उस सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने क्या है आज के टाइम पे, सरकारों के सामने भी, समाज के सामने भी, हमारे अपने बच्चों के लिए भी, हम नया भारत को निर्माण करना चाहते हैं। तो नए भारत के निर्माण करने के लिए निश्चित रूप से उसकी शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले नंबर पर रखा जाता है। तो आज हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब 2020 के अकॉर्डिंग हम उसको लेकर के आए हैं अपने देश के अंदर। तो मैं पहले तो इसका स्वागत करता हूँ। ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है और ये हमारी पॉलिसी हमारे देश, हमारे बच्चों के लिए, हमारे विद्यालयों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, ऐसी मेरी कल्पना है। ओके, अच्छा
एक अहम सवाल और है सर, जैसे हाईटेक वर्ल्ड हुआ है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का है, स्मार्टफोन सभी बच्चों के हाथ में है, तो हमारे कुछ अहम सवाल हैं, इससे किस किस तरह से प्रभावित हुआ है बच्चा। जैसे कंसंट्रेशन की अगर बात करें, और उनका जो कंसंट्रेशन है, जो एकाग्रता है, वो किस तरह से कन्वर्ट हुई है, डाइवर्ट हुई है, या उसका बेनिफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कुछ ये बताइए सर। देखो, शिक्षा में जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें इस बात का बड़ा ध्यान रखा गया है कि जिस स्पीड से दुनिया बढ़ रही है उसी स्पीड से हम लोग भी जब तक नहीं बढ़ेंगे विकास संभव नहीं है। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब तो एआई का ज़माना आ गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें उसका ठीक है भली भांति प्रयोग तो करना चाहिए, पर हमारे इतने छोटी अवस्था के जो बच्चे हैं इनके लिए ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है। इनका जब तक ऑब्जर्वेशन, अब स्कूल में इसका ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, 5-6 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, बट हमारे जो पेरेंट्स हैं इसकी सही कड़ी वही है, यदि वे इसको इस स्किल को बच्चे को डेवलप भी करते रहें, इसको रोका भी नहीं जा सकता, पर उनके सहयोग से कम ज़रूर किया जा सकता है। जैसे अभी एग्ज़ाम हमारे सामने है, तो इस संदर्भ में यदि हम चाहें तो बच्चों को फेसबुक अकाउंट से, व्हाट्सएप से, या वो सुबह शाम तक अपने टेलीफोन पे ऊपर चिपटा रहता है, उससे हमें उसको बाहर निकालना पड़ेगा यदि हम उसके एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। हाँ, यानी जो एज होती है 18 तक की जो एज होती है उसमें बहकने के चांसेस होते हैं, अगर उसके ऊपर नज़र रखे हुए तो उसके बेनिफिट्स होते हैं, ये कहना चाहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल यही है कि और पेरेंट्स को हमें इसमें सहयोग में ज़्यादा लेना पड़ेगा। बट हो क्या रहा है कि अक्सर जो हमारा देहात का क्षेत्र है उसमें हमारे पेरेंट्स इस बात के ऊपर कभी कभी चूक जाते हैं कि वे समझते हैं कि अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब इन्हें कहने की आवश्यकता क्या है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि 9वीं से लेकर के और 12वीं तक की जो बच्चे की अवस्था रहती है, इसके ऊपर यदि हम सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता होती है। यदि हम यहाँ ऑब्जर्वेशन अपने बच्चे का कर गए तो आगे चल के वो कभी भी मार नहीं खाएगा। अच्छा, बड़ा अहम सवाल है कि जैसे एक स्टूडेंट होता है तो उसमें जो पेरेंट्स होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, तो उनका रोल क्या होता है और क्या होना चाहिए, और आज के ज़माने में कितनी उदासीनता आपको नज़र आ रही है, और अगर नज़र आ रही है तो आपका क्या संदेश है उनके? मुझे लगता है कि उदासीनता तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जब मूनलाइट पब्लिक स्कूल की इतनी बेहतर फीस होने के बावजूद बच्चे को यहाँ पे अपने ये पेरेंट्स हमारे पे भरोसा कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ कि अभिभावक बहुत अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव विचार भी रख रहे हैं और हमें बड़ा सहयोग भी करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई फीस में दिक्कतें आ गई, उसके बाद में कोरोना के बाद में ये प्रॉब्लम आ गई। हम अपने क्षेत्र में यहाँ बैठे हुए हैं, हमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा कोऑपरेशन मिलता है, ऐसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आती। अच्छा सर, जैसा कि इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो ज़िले के काफ़ी स्कूल से आपकी कनेक्टिविटी है, आपका जुड़ाव है। पिछले 10-15 सालों से किस तरह का बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत बारीकी से समझते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 10-15 सालों में हमारा जो शिक्षा में बदलाव आया है, आज तकनीकी रूप से बच्चे हमारे बहुत एडवांस हो गए हैं, और हमारा जो सरकार है आज उसके ऊपर बड़ा ध्यान दे रही है कि हमारे बच्चे जितने एडवांस होते जा रहे हैं, हम शिक्षकों को अधिक से अधिक ट्रेनिंग दे करके और उन्हें और अच्छा कैसे बनाया जाए, और वो बना भी रहे हैं। हमारे यहाँ पे 1 साल के अंदर सैकड़ों ऐसी ट्रेनिंग हमारी CBSE के अकॉर्डिंग होती रहती है, जिससे हम टीचर्स का बहुत एम्पावरमेंट दे रहे हैं उसको, और वो कामयाब भी हो रहे हैं। आज हमारी जो 15 सालों में यदि देखा जाए, बहुत अच्छा एक परिवर्तन आया है, एटमॉस्फेयर पॉजिटिव जा रहा है। परिवर्तन निश्चित रूप से प्रकृति का एक नियम है, कटु सत्य है, इसे हमें करते ही रहना पड़ेगा। अच्छा सर, जैसे ये एक बार कैमरा लगाइए पूरे कैंपस पे, कितना ग्रीनरी है और कितनी हरियाली है, और सबसे अहम बात क्या है कि साइंटिफिक वे है और मैथमेटिकल जो वे है वो इस तरह से जो आपने बनाया है, और हमने जो अभी घूम के देखा है, यहाँ कोई दिव्यांग बच्चा भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपने फायर के लिए यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जबकि कोई दिव्यांग बच्चा नहीं है, तो फिर भी आपने लाखों रुपया खर्च किया है, जबकि कोई ऐसी संभावना नहीं है कि यहाँ कोई किसी तरह की आग लग जाए इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में। तो ऐसा थोड़ा सा बताइए इसमें। इसमें देखो, ऐसा है कि जो हमारी CBSE है
ये भारत का नहीं, ये दुनिया का एक ऐसा इंटरनेशनल बोर्ड है कि इसने एक मानक हमारे लिए तैयार किए हैं कि भले ही चाहे हमारे पास में दिव्यांग बच्चा हो या ना हो, हमारे पास में यहाँ इस बिल्डिंग में आग लगने की संभावना हो या ना हो, पर उसके बावजूद भी बच्चों के लिए वो इतनी बारीकी से सोचते हैं और उसके वेलफेयर में इतना अच्छा काम करते हैं कि इन चीज़ों को उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। हर विद्यालय में अब रैंप होना, कोई विकलांग बच्चा हो या ना हो। लोग मेरे से बड़ी शिकायतें करते हैं जनपद में, मैं जाता हूं कि सर हमारे पास में कोई विकलांग बच्चा है भी नहीं, उसके बावजूद सरकार ने इसको मैंडेटरी कर दिया। मैं उनसे एक बात पूछता हूं, भाई एक बात तो बताइए, बच्चे को मान लिया चलते चलते अपना आप ही एक्सीडेंट हो गया, उसका एक बच्चा 1 महीने के लिए उसको प्लास्टर हो गया, तो बच्चा कैसे ऊपर चढ़ेगा? एक शिक्षक को ही चोट लग गई, घुटने में चोट लग गई, वो ऊपर 3री मंजिल पर आपका स्कूल बना हुआ है, तो कैसे ऊपर जाएगा? तो ये सरकार जो होती है वो केवल अपने लिए वो नियम नहीं बनाती, वो हमारे बच्चों के लिए, हम समाज के लिए नियम बनाती है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, ऐसा मेरा। और जितने दर्शक हमें सुन रहे हैं वो ये बात जान ले, चूँकि अब तक बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं सरकार अब भी एजुकेशन के बारे में बेहतर सोच रही है, अच्छा सोच रही है। सर ग्राउंड पे ख़ास तौर से सीबीएसई स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनमें उस तरह का जज्बा, लोग कहते हैं कि वो पैशनेट अंदाज जो होना चाहिए, वो टीचिंग के लिए जो जज्बा होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आती है। तो इसमें कितनी सदाकत है और कितना अफसाना? मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो पीढ़ी आज हमारे बीच में पिछले 15 सालों से 18 सालों से पढ़ाती आ रही है, शिक्षण व्यवसाय में है, मैं उसके विषय में इस बात को आपको धड़ल्ले से कह सकता हूँ कि वे एक बड़े पुरुषार्थी लोग हैं। पुरुषार्थी मीन्स थोड़ा हिंदी में वो आसान से शब्दों में बताइए सर। पुरुषार्थी का मतलब है कि वे इतने कर्मठ और इतने कर्मशील लोग हैं कि उन्होंने तीन शिक्षा पद्धतियों को, आपने पहले मैकाले की लंबी पद्धति को उन्होंने जिया है, और जिया ही नहीं है जब लोग मतलब जो है ना, आपके शिक्षक भी और बच्चे भी 100 में से 33 नंबर का टारगेट पूरा नहीं कर पाते थे। जब सीबीएसई आई तो सीबीएसई के नेतृत्व में काम करते हुए हम लोगों ने उसको दुनिया के सामने डंके की चोट के ऊपर सिद्ध करके दिखाया है कि 100 में से 100 नंबर कैसे लाए जाते हैं। यही वे शिक्षक थे जिनके बारे में ऐसी बातें कही जाती है। यानी हर बदलाव को, हर चैलेंज को वो इजीली फेस करते हैं। इतना ही नहीं, फिर उसके बावजूद इन्होंने सीसी पैटर्न को 7 सालों तक जो कांग्रेस सरकार लेकर आई उसको भी इन्होंने इंप्लीमेंट करके दिखाया, और चुटकियों में किया। इतने बोझिल और ऐसी दबाव वाली शिक्षा पद्धति को इन्होंने इतने अच्छे अंदाज में इन्होंने जिया और सरकार को साबित करके दिखाया। तो ये कहना हमारे लिए ये मेरे हिसाब से काफ़ी गलत होगा कि भाई आज का शिक्षक पहले के शिक्षक के मुकाबले कम कर्मठ है। अच्छा सर, चलते चलते लास्ट में एक अहम सवाल, जैसे आप प्रेसिडेंट हैं इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन के, एक बार नाम और बता दीजिए सर। मैं अनिल कुमार आर्य। अनिल कुमार आर्य जी, इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, जितने अभिभावक आपको सुन रहे हैं, जितने पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, और ख़ास तौर से वो लोग जो सीबीएसई में भी बच्चे नहीं भेजते, जो भेजना चाहते हैं, स्पेशल एक लाइन में क्या संदेश है आपका? उन्हें सीबीएसई, देखो ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल बोर्ड है, इसमें बच्चों को जोड़ने से मतलब बच्चे का जो हमारे यहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं दूसरे बोर्ड के अपेक्षा, तो उसमें बच्चे का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। स्किल्स हमारे यहाँ जो नई एजुकेशन पॉलिसी में जुड़ गई हैं, तो यहाँ पे स्किल को एडवांस रूप से हम लोग अपने यहाँ जोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी स्किल्स का ज्ञान बच्चे को दिया जाता है, बिना स्किल्स के आज हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। और कुछ बीच में हल्की सी बात, एक बार और कैमरा लगाइए। इस कैमरे के दौरान जो हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरे माहौल को, तो कहीं ना कहीं जो सर ने, जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये बनाया है, एक गीत की कुछ लाइन मुझे याद आती है, बहुत गौर से कैमरा लगाइए। और कहते हैं कि हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने पे, हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने पे, कई दिनों से शिकायत नहीं कोई ज़माने से। कहीं ना कहीं मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गीत पूरा इम्प्लीमेंट हो रहा है। हर एक चीज़ कितने डिसिप्लिन्ड, कितने करीने से, कितने सलीके से और कितने बेहतर तरीके से यहाँ पर है, ये आप हमारे कुछ विजुअल्स के थ्रू भी देख रहे हैं। जो इंटरव्यू आप देख रहे हैं, लगातार जो विजुअल्स आपने देखे हैं और जो चल रहे हैं, वो बताता है कि कहीं ना कहीं किसी भी नदी के अंदर घुस के मालूम होता है कि उसकी हकीकत क्या है और उसकी सच्चाई क्या है। अगर कुछ लोग एजुकेशन को गहराई से नहीं जानते और आम तौर पे उसको कमेंट पास करते हैं, कंडेम करते हैं, और कंडेम करने का
का जो जज्बा रखते हैं तो उनको ये जज्बा भी होना चाहिए, वो गहराई तक समझने की कोशिश करे, पड़ताल करने की कोशिश करे और अंदर तक आने की कोशिश करे, तब जाके मालूम होता है। यहाँ पर बात निकल के आती है मूनलाइट पब्लिक स्कूल के कैंपस में जो हम लोग खड़े हुए हैं। कैंपस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो प्रेसिडेंट भी है पूरे ज़िला मुजफ्फरनगर के, तो वो कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ रियली द बेस्ट पॉलिसी एंड दिस इज़ द बेस्ट स्टेप ऑफ गवर्नमेंट एंड द पीपल हैज़ ब्रोकन द शेकल्स ऑफ मैकाले एजुकेशन पॉलिसी। और ये एक नया भारत है, ये एक आज़ाद भारत है, ये एक स्वतंत्र भारत है, ये एक ऐसा भारत है जो अपने कदमों पे जी रहा है, अपने इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा है। सर, आज का शिक्षक नई पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ जो स्टूडेंट है उनका फ्यूचर बड़ा सुरक्षित बनाने में किस तरह का किरदार अदा कर सकता है और करता है? देखो, आज हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष आज कहाँ जा रहा है। विश्व गुरु बनने जा रहा है निश्चित रूप से, तो हम अंतिम जो ऊपर के 4-5 देश हैं उनसे फाइट कर रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था भी जितनी जिस देश की उत्तम होती है इतना ही वह देश आगे विश्व गुरु बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। पर इसके अंदर आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि आज हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना है, इस बात को हमें स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा। आज हमारा शिक्षक निश्चित रूप से बहुत मेहनत कर रहा है, पर आज हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हम आज एक क्रिकेट मैच का यदि उदाहरण लें तो उसके अंदर आज हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं, जिसको चैलेंज के साथ में, बहुत स्ट्रेस के साथ में भले ही हो, पर हम उसको जीतना निश्चित करें। अपने शिक्षकों से हमारी अपेक्षा यही है। इसमें एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौती का वक्त है। जैसे आपका, हम चांद पर पहुंचने के बाद भी जब उसकी परिक्रमा कर रहे थे, मात्र 15 किलोमीटर दूर होने के बाद भी हम उसके सरफेस को छुए, यह हमारे लिए जितना चुनौती का काम था, जितना चैलेंजिंग टास्क था, जितना हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का उदाहरण लिया जा सकता है कि जितना 10 मैच निरंतर जीतने के बाद भी हम फाइनल जीत नहीं पाए, इतना ही चैलेंजिंग काम हमारे शिक्षक के लिए आज इस नई एजुकेशन पॉलिसी को एडॉप्ट करना है। और यदि हम इसको कर जाते हैं तो मेरा यह दावा है कि निश्चित रूप से हम विश्व गुरु बनाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। ऐसा है कि आज के संदर्भ में यदि हम नई एजुकेशन पॉलिसी को लें तो इसमें आज स्किल का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। जैसे आप इसको हमारे महाभारत काल से भी लिया जा सकता है। श्री कृष्ण जी का उदाहरण इसमें सबसे उत्तम रहेगा। वे 64 कलाओं के महारथी थे। उस समय पर 64 कलाएं उन्हें आती थी, इसी वजह से वे भगवान कहलाए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को आज इसका स्किल से जोड़ा जा सकता है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मैथमेटिक्स पार्क हमने यहाँ पे बनाया है, विज्ञान पार्क यहाँ पे बनाया है, तो बच्चे देख करके ही अपनी एजुकेशन को सीखें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है एक शिक्षक के लिए कि आज अपनी रट्टू एजुकेशन से बाहर निकल कर प्रैक्टिकल मतलब एजुकेशन को बनाने की आवश्यकता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका जवाब है इसमें ये क्वेश्चन भी शामिल होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्किल्स के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया गया है। जी, बिल्कुल इसका बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और एक विद्यालय को तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे मंदिर होता है, मंदिर और विद्यालय में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। वहाँ एक एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए, बच्चे को वहाँ उस गेट में घुसते ही ऐसा एहसास होना चाहिए कि मैं एक हेवन में आ गया हूँ, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। और ऐसी अनुभूति यदि बच्चा वहाँ जाके करेगा तो विद्यालय में निश्चित रूप से उसको एक फ्रेंडली वातावरण मिलेगा। तो वहाँ स्किल, वहाँ यदि बाहर आपके ग्राउंड में ये सारी चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। अच्छा सर, एक अहम सवाल और है, जैसे कि बच्चों के लिए अगर शिक्षा की बात करें तो बच्चों के लिए समाज की जो भूमिका है, चलिए शिक्षा पे तो बहुत बात हो चुकी है, समाज में बच्चों की, खासकर स्टूडेंट की क्या भूमिका हो सकती है, क्या होनी चाहिए? प्यारे दोस्त, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि समाज और आपका स्कूल का समाज और हमारा पूरी दुनिया का समाज, यह कोई चीज़ होती ही नहीं। मेरा इसमें मानना ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या एक जवान व्यक्ति हो, वह अपनी दुनिया अपने आप बनाता है। हर व्यक्ति की अपनी दुनिया अलग होती है। ये तो बहुत साहित्यिक जवाब है, थोड़ा सा उन दर्शकों को भी बताइए जो बहुत आसान भाषा में समझना चाहते हैं, अपनी दुनिया अपने आप बनाता है। ये एक साहित्यिक सी बात लग रही है।
मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिएगा, यदि हम किसी के साथ में हम गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से उधर से भी ऐसा ही जवाब हमें आएगा। और यदि हम किसी के साथ में प्यार और स्नेह की बात करें तो निश्चित रूप से आपके लिए भी वहाँ से ऐसी ही बात आएगी बन के। तो हम जैसा करते हैं यह समाज हमारा उसी का दर्पण होता है, न कि कोई अन्य कोई दुनिया में कोई समाज नहीं होता। यह हमारे कर्म का ही प्रतिफल है, ये उसी का दर्पण है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने जो एटीट्यूड है, जो हमारा जो कार्य है, जो कार्यशैली है, हमें समाज में हम ऐसा अपना दुनिया कैसी बनाना चाहते हैं उसके अनुरूप उसको करना चाहिए। डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे कि आज तक अमूमन ऐसा होता है कि क्या संदेश बाहर वालों को छोड़ना चाहते हैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एज अ प्रेसिडेंट, आप खासकर स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को, इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते, मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते, खास तौर से स्टूडेंट को, छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्यारे बच्चों, जिंदगी ज़बरदस्त है, इसे ज़बरदस्ती नहीं बल्कि ज़बरदस्त तरीके से जीना चाहिए। और ज़बरदस्त ज़िंदगी का आधार 100 में से 100 अंक प्राप्त करना नहीं है, इसके साथ हमारा व्यवहारिक ज्ञान भी इसके साथ में भी जुड़े और अधिक से अधिक स्किल हम प्राप्त करें, वह हमारे साथ में भी रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा एक ज़बरदस्त जीवन का आधार हो सकता है। दूसरा इसका आधार यह भी हो सकता है कि हम कितना सुंदर स्वास्थ्य हमारा है, इसका भी इसके बारे में भी कहा गया है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया। तो हमें इस बात के ऊपर भी ध्यान देना है। ज़बरदस्त ज़िंदगी जीनी है तो निश्चित रूप से इनके ऊपर, इन सिद्धांतों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। हमें अपने विचार अच्छे बनाने पड़ेंगे, सकारात्मक सोच के साथ काम करना पड़ेगा। और ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं जो हम ठान लें तो उसे कर ना पाए। एक मांझी नाम का व्यक्ति, जो साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति था, जो बिल्कुल अनपढ़ था, वह भी एक पहाड़ तोड़ करके जब एक रास्ता बना सकता है तो हम क्या नहीं कर सकते, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। साथियों, मेरा आपसे यही हुआ है कि आपका भी एग्ज़ाम सामने है, उसे फाइट करिए। और अब एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हो गया है, अब उसके ऊपर आपको निरंतरता बनाए रखनी है। पहले जैसे अपठित हिंदी में आता रहता है हमारे पास में, जैसे अपठित होता है तो ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। चलते एक बार धन्यवाद कैसे अदा करेंगे सर? मैं आपकी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी किसानों की राजधानी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की जन्मभूमि पर इस मूनलाइट पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आए और आपने हमारा एक इंटरव्यू लिया इस संबंध में। तो मैं आपको ये बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूं कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर, आज हम दुनिया के अंदर विश्व कप खेल रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे को हमें तैयार करके लेके चलना है। आज हमें अपने बच्चों को अच्छा इंजीनियर बनाना है, अच्छा डॉक्टर बनाना है, और इसके साथ साथ में इससे भी पहले हमें एक अच्छा नागरिक भी बच्चे को बनाना है। वक्त का साथ हर हाल में देना है तुम्हें, बदले मौसम की तरह तुम भी बदलना सीखो। खुद ही आ जाएगा जीने का सलीका तुमको, मौजे दरिया के थपेड़ों में गिर गिर के सफलना सीखो। और नई टेक्नोलॉजी, नई सोच और नए लोगों के साथ चलना सीखो। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।